बीए भाग प्रथम में सामाजिक मानव शास्त्र पुस्तक में हम संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे। आज हम संस्कृति के अंतर्गत दो प्रमुख अवधारणाएं परसंस्कृति ग्रहण या परसंस्कृतिकरण तथा नवीनीकरण या नवाचार की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम परसंस्कृति ग्रहण या परसंस्कृतिकरण की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। देखिए, जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन प्रक्रिया के दौर में होती है, तब इस प्रक्रिया को परसंस्कृतिकरण कहा जाता है। एक जीवन पद्धति का दूसरी जीवन पद्धति द्वारा विस्थापन परसंस्कृतिकरण है। हर्स्कोविट्ज का कथन है कि जब एक बढ़ता हुआ बालक अपनी ही सांस्कृतिक परंपराओं को सीखता है तो इस प्रक्रिया को संस्कृति अंतःग्रहण कहा जाता है। अंतर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक विशेष को एवं संकुलों के विनिमय को अंतर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। परसंस्कृति ग्रहण से सात्विकरण तक पहुंचा जा सकता है, किंतु प्राय ऐसा नहीं होता। इसमें संदेह नहीं है कि अधिकृत या प्रभावी संस्कृति पहले तो टूटती हैं, लेकिन बाद में अपने व्यक्तित्व के क्षय की पूर्ति के लिए प्रतिक्रियाशाली हो जाती है। ऐसी प्रतिक्रिया को परसंस्कृति ग्रहण कहते हैं। देखिए, सरल शब्दों में हम कहें तो परसंस्कृतिकरण का तात्पर्य होता है जब कुछ संस्कृति तत्वों के स्थान पर बहुत सारे संस्कृति तत्व अपना लिए जाते हैं तो उसे हम परसंस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृति संवर्धन को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने परसंस्कृतिकरण का सहारा लिया। परसंस्कृति ग्रहण करने वाले समूह की जीवन विधि ही बदल जाती है। परसंस्कृति ग्रहण को डॉक्टर दुबे लिखते हैं कि जो दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव से ग्रहण करे तो इस प्रक्रिया को हम परसंस्कृति ग्रहण कहते हैं। हर्स्कोविट्ज कहते हैं यदि प्रसाद प्राप्त सांस्कृतिक संप्रेषण है तो परसंस्कृतिक ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेषण की प्रक्रिया है। सन 1936 में रेडलिफ, लिंटन और हर्स्कोविट्ज ने परसंस्कृतिकरण पर शोध के लिए मार्गदर्शन देने वाली एक परिषद में स्मृति पत्र में इसकी निम्न परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि परसंस्कृतिकरण में वे घटनाएं आती हैं जो भिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों के समूह के निरंतर प्रत्यक्ष संपर्क में आने का फल है और जिनके परिणाम स्वरूप उनमें से एक या दोनों समूहों के मौलिक सांस्कृतिक प्रतिमानों में परिवर्तन घटित होते हैं। इस परिभाषा के प्रकाशित होने के 5 वर्ष बाद ही इसके तीनों लेखकों में से दो ने संशोधन प्रस्तुत किया, परंतु अधिकांश लोग इसी परिभाषा को मान्यता देते हैं। परसंस्कृतिकरण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। परसंस्कृतिकरण कई कारणों से होता है, जैसे शासक के दबाव के कारण। ऐसी परिस्थिति में संस्कृति तत्वों को अपनाने वाले की इच्छा अनिच्छा का प्रश्न पैदा नहीं होता है। कई बार हम नवीनता के लिए ही नए तत्वों को अपनाते हैं, तो कभी सुविधा और लाभ के लिए।
प्रतिष्ठा वृद्धि के लिए भी प्रसंस्कृतिकरण का सहारा लिया जाता है। प्रसंस्कृतिकरण सदैव ही लाभप्रद नहीं होता, बल्कि अनेक बार तो अनियंत्रित रूप से दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनाना घातक भी सिद्ध होता है। ऐसा प्रमुखतः तब होता है जब वे अपनाने वाले समूह की सांस्कृतिक रचना एवं मूल्यों से सामंजस्य नहीं कर पाते। दबाव से स्वीकार कराए गए सांस्कृतिक परिवर्तन भी विनाशकारी प्रभाव पैदा करते हैं और ऐसी स्थिति में विद्रोह की संभावना रहती है। एक संस्कृति और दूसरी संस्कृति के बीच घृणा, द्वेष एवं विरोध पैदा होता है। तब इसे हम सांस्कृतिक प्रतिक्रिया या प्रसंस्कृतिक ग्रहण कहते हैं। इस संदर्भ में हमें कुछ शब्दों को भी जानना आवश्यक है। हर्शकोविट्स कहते हैं कि जब एक बच्चा अपनी संस्कृति को सीखता है तो उसे हम अनकल्चरेशन कहेंगे, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले इसमें पढ़ा। यदि दो संस्कृतियां आपस में सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान करती हैं तो उसे हम पारस्परिक संस्कृति ग्रहण कहेंगे। जब एक संस्कृति अपने मूल रूप को पूर्णतः खोकर दूसरी संस्कृति को इस प्रकार से अपना ले कि उनमें भिन्नता करना संभव नहीं हो तो उसे हम आत्मसात कहेंगे। नए सांस्कृतिक तत्वों का अपनाना नव संस्कृति ग्रहण कहलाता है। प्रसंस्कृतिकरण के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों का होना आवश्यक है, जैसे दोनों संस्कृतियों में निकटता हो और निरंतर संपर्क बना रहे। दोनों संस्कृतियों के संस्कृति प्रतिमानों में पर्याप्त समानता हो तथा दोनों संस्कृतियों के उद्देश्य में काफी समानता पाई जाए। प्रसंस्कृतिकरण के कारण जब एक संस्कृति अपनी मूल संस्कृति को खो देती है और उसके स्थान पर नवीन तत्व अपना लेते हैं तो कभी कभी यह परिवर्तन विघटन या विद्रोह को जन्म देता है। संथाल, हो, नागा, खासी, चिन, लुशियान आदि जनजातियों द्वारा किए गए विद्रोह का जन्म प्रसंस्कृतिकरण की ही देन है। प्रसंस्कृतिकरण को हम सरल शब्दों में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब दो संस्कृतियां एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों की ही संस्कृतियों में परस्पर एक दूसरे के संस्कृति के तत्वों को अपनाया जाता है तो उसे सांस्कृतिक प्रसार कहते हैं। परंतु जब प्रसंस्कृतिक ग्रहण की बात आती है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि जब दो संस्कृतियां परस्पर मिलती हैं तो एक संस्कृति दूसरी संस्कृति की जीवन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से अपना लेती है और अपनी मूल संस्कृति को छोड़ देती है तो उसको प्रसंस्कृति ग्रहण कहते हैं। डॉक्टर दुबे ने कहा कि दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव से
ग्रहण करें तो इस प्रक्रिया को हम प्रसंस्कृतिकरण कहते हैं। अर्थात प्रसंस्कृतिकरण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। अब हम नवीनीकरण या नवाचार के बारे में, इनोवेशन के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, बोर्नेट ने संस्कृति परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए नवीनीकरण या नवाचार का सहारा लिया। जब संस्कृति में परिवर्तन नवीन आविष्कारों एवं खोज के द्वारा होते हैं तो उसे नवाचार या नवीनीकरण कहते हैं। नवीन आविष्कार कोई समूह स्वयं भी कर सकता है या अन्य समूह से भी अपना सकता है। हर्शकोविट्ज का मत है कि नवाचार में पुराने कार्य नए तरीके से किए जाते हैं या उनमें संशोधन स्वीकार किए जाते हैं। बोर्नेट का मत है कि नवाचार मानव के अभावों के कारण पैदा होते हैं। इन अभावों के कारण दो हो सकते हैं। जब व्यक्ति समाज के रूढ़िगत व्यवहारों का पालन करता हो फिर भी उसे उस समाज में उचित स्थान नहीं मिलता हो तो वह असंतुष्ट हो जाता है और नवाचार की ओर अग्रसित होता है। दूसरा, जब व्यक्ति समाज के रूढ़िगत व्यवहारों के पालन में अपने आप को असमर्थ पाता हो, इन दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति परंपरा के स्थान पर नवीनता की इच्छा रखता है और ये अभाव नवीन आविष्कारों को जन्म देते हैं। धन्यवाद।